गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर अपन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ ये पढ़ने वाले हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। गॉस लॉ को फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में जो वर्ड है फ्लक्स, उसका मतलब ही कहीं ना कहीं हो जाता है बंच, माने ग्रुप ऑफ बंच माने झुंड, चाहे वो गाय का हो बेल का हो। तो वैसे अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का झुंड ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, जिसका सिंबल फाई यूज़ करा जाता है, जिसको पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ। द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक lines of forces which are passing through given area is called electric flux. It is a scalar quantity. बिकॉज वैसे भी जस्ट एक अपने पास अमाउंट पूछा जा रहा था, क्वांटिटी पूछी जा रही थी जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास आउट होती है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर मैं कोई एक एरिया डिनोट करता हूँ लाइक दिस, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास आउट हो रहे हैं, ये मैंने एक प्लेन लिया है रेक्टेंगल, जिसमें से ये पास आउट हो रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। एंड जो ये प्लेन है, प्लेन का जो नॉर्मल है, जिसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, जो आपने वेक्टर के चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन से 90 डिग्री एंगल सस्पेंड करता है। तो ये एंगल सस्पेंड कर रखा है, तो जो ये एंगल है एरिया की डायरेक्शन, मीन्स एक बार ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कोई सी डायग्राम में। तो जो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल आ रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं थीटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अपने पास ड्राइव हुआ EA cos थीटा, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ। अब क्योंकि ये फॉर्मूला था, कॉस डॉट प्रोडक्ट था, मैंने कॉस थीटा आ रहा था, तो आई होप यू नो डैट कि जिसमें भी कॉस थीटा आता है वी अप्लाइड द कॉस थीटा, मैंने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अप्लाइड करते हैं। तो ये फ्लक्स का कहीं ना कहीं हमारे पास फॉर्मूलेस हो गए। और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसकी ये यूनिट हो जाती है। ठीक, अब मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एरिया वेक्टर में ये एरिया क्या होता है। तो अगर कहीं ना कहीं मैं एक कॉपी ले लूँ, तो इस कॉपी के अंदर जो इसका एरिया होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ऐसा आपने वेक्टर में भी पढ़ा है, क्योंकि वेक्टर के अंदर जब रेक्टेंगल का आपसे कोई एरिया पूछा जा रहा था, तो आप जानते हैं आप फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, है ना, क्रॉस लगा रहे थे। मीन्स उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो अप डायरेक्शन में जा रहा था। तो आपको रिमेंबर ये रखना है कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जिसको नॉर्मल भी बोलते हैं अपन लोग। तो इसकी नॉर्मल होती है प्लेन के नॉर्मल। तो अगर ये कुछ ऐसा होता तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती, इस डायरेक्शन में होती इसकी डायरेक्शन, समझे, इधर होगा तो इधर की तरफ, मीन्स इस एरिया की डायरेक्शन जो होती है, क्योंकि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट से लिंक है, इस वजह से जो आपने पढ़ रखा है पहले, इसलिए परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब मैं केस समझाने वाला हूँ कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो अगर मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, जिसको भी समझाने की पहले कोशिश कर लेता हूँ कि सपोज़ करो, पहले मैं डायग्राम के थ्रू बना देता हूँ कि सपोज़ करो एक मेरे पास ये एरिया है, प्लेन है, जिसके अंदर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन रखा गया है, इसके अंदर परपेंडिकुलर रखा गया है प्लेन को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में। ठीक, पर अभी मैंने बताया कि अगर ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी, एरिया की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक, और जो ये एंगल है, ये एंगल किसके बीच में था, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर,
एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल ये भी लेना चाहूँगा कि सपोज करो ये एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम, जिसके अंदर कुछ भी कोई फोटो नहीं लगा हुआ है और वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से मान लो यहाँ तक वाटर फ्लो कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें से वाटर कब निकलेगा? जब मैं ऐसे रखूँगा तभी तो सबसे मैक्सिमम वाटर निकलेगा इसमें से। और अपन ये तो मान रहे हैं कि वाटर भी बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, ऐसे करके नहीं चल रहा। ठीक, तो वाटर स्ट्रेट चल रहा है तो वैसे ही सबसे मैक्सिमम निकलेगा। तो हम प्रैक्टिकली भी ऐसा बोलते हैं और यहाँ पर भी। और अगर इसके हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं थीटा कितना डिग्री हो गया है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। तो फ्लक्स लिखूँ तो ई ए कॉस थीटा, और आप जानते हैं कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स फ्लक्स हो गया मैक्सिमम और दैट इज इक्वल्स टू ई ए, मैक्सिमम हो गया। कॉमन सेंस से भी हो गया, कब वाटर ज़्यादा निकलेगा। वैसे ही अगर मैं केस सेकंड लेता हूँ जिसमें आई एम प्लेस्ड, इट इज़ जस्ट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ठीक, प्लेस पैरेलल रखा, पैरेलल में है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के। पैरेलल कैसे रख दिया कि सपोज करें कि अब ये वाटर फ्लो कर रहा है और मैं इसको इंक्लाइन करता जा रहा हूँ, तो इसमें से एक तो निकलने वाला वाटर कम हो गया, और जब मैंने ऐसे रख दिया होगा वाटर के ऊपर तो या वाटर के अंदर, तो इसमें से कोई भी चीज़ पास आउट नहीं हो रही होगी। जो तो अपने जो फॉर्मूला है उसमें पासिंग होना जरूरी है, पासिंग, पर इसमें पासिंग नहीं हो रही। दूसरा, आपको पता है ऐसे करके भी वाटर नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे करके अंदर चली जाती फ्रेम के अंदर तब तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती ना। पर आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी से लिखा रखी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस सीधी सीधी जा रही है, तो इसमें से पास आउट कहाँ हुई? इसमें से पास आउट हुई नहीं, ऊपर से ही निकल गई, तो मैंने फ्लक्स 0 हो गया। और कहीं ना कहीं हमारा जो थ्योरम है उससे मैंने जो हमारी इक्वेशन है उससे भी प्रूव डेट हो रहा है। इसका जो मैंने एरिया ले रखा है इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अप डायरेक्शन। तो अगर हम मैथमेटिकली चेक करें तो अब थीटा एंगल कितना हो गया इनके बीच में? 90 डिग्री, और कॉस 90 इक्वल्स टू कितना होता है? 0। तो फ्लक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? ई ए कॉस 90, बस 90 इज 0, तो फ्लक्स इज मिनिमम विच इज इक्वल्स टू 0। तो डेट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास आया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक, नोट डाउन करें। ठीक बेटा, नेक्स्ट पहले इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि गॉस ने फ्लक्स को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया था, इसलिए अपन लोग इस पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं डायरेक्ट ही। ठीक, और वहाँ से आपको कुछ समझ में भी आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर is situated in YZ plane while electric field act in electric field 5 Newton per Coulomb act in plus x direction. Find flux which is passing through the square. कितना पास आउट हो रहा होगा? तो ठीक है, डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सपोज करें ये हमारा x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और अपन से बोला है कि जो स्क्वायर है इज लाई इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, कुछ इस तरह से लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये जेड एक्सेस हो गया, और इसकी ईस्ट साइड कितनी दे रखी है? तो स्क्वायर, और इसकी ईस्ट साइड दे रखी है 2 मीटर हमारे को। और जो फ्लक्स है इट इज एक्ट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ लग रहा है कहीं ना कहीं एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये दे दिया गया हमारे को। ठीक, अब वापस बात करें, अगर एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर ही आ गई ना,
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और एरिया यहाँ पर कितना होता, साइड का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो जाता ना हमारे पास। ये बिल्कुल वैसे ही पुटेड करा हुआ है जैसे कि आप ये बुक मान लें, अगर आप इसको जो ये वाला सरफेस इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई और इसको जेड, तो ये मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ आ रही है, मीन्स एंगल अगेन कितने डिग्री हो गए इनके बीच में, 0 डिग्री। तो अपन ने जब फ्लक्स फाइंड आउट करा होगा तो ई ए कॉस 0 डिग्री, ई की जगह तो अपन ने कितना रख दिया 5, एरिया की जगह 4 मीटर स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन भी इधर आ रही है, और इसकी वैल्यू 1। सो आंसर बिकम 20, और यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको अपन वेक्टर से करना चाहें तो वेक्टर से भी कर सकते थे, सेकंड मेथड से। अगर मैं वेक्टर से करना चाहता तो भी इसका आंसर आ जाता। फ्लक्स की बात करें तो ई डॉट ए ले लेता मैं, ई बात करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में तो 5i ले लेता, और जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, मीन्स जो ये 4 अपन ने लिखा वो भी हमारा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आई डायरेक्शन में। तो 5 2 जा 20, और आई डॉट आई कितना होता है 1, तो आंसर यही आ जाता ना हमारे पास। तो इससे निकल जाता है ना बेटा, नोट डाउन करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, आई होप समझ गए होंगे, है ना बेटा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर जितने क्वेश्चन करते जाएंगे अपन समझते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ स्क्वायर of area 5 meter square is placed in electric field 20 Newton per coulomb in such a manner that its plane makes 30 degree angle with electric field। ठीक, कुछ ऐसा रखा हुआ था। इस क्वेश्चन को ही समझना जरूरी है बेटा। अब क्योंकि मैं इसका 3D डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, फिर आपको बुक लेकर भी समझा दूंगा कैसे रखा हुआ है। ये मैंने स्क्वायर प्लेट ली है जिसका अपन को एरिया गिवन है। ये जो रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लगी रही है, जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 20, है ना बेटा। अब जो बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही ये एंगल जो है प्लेन, माने जो ये प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और अपन को फॉर्मूला यूज़ करना था फाई इज टू ई ए कॉस थीटा। ठीक, अब जो एंगल है इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो प्लेन के साथ बन गया, ये तो स्क्वायर प्लेन है, स्क्वायर प्लेन जिसका मैंने साइड पोज शो कर रखा है आपको, साइड शो कर रखी है मैंने, जस्ट लाइक दिस, कि ये है स्क्वायर प्लेट, जिसको अगर मैं साइड से ऐसे रखूंगा, इस तरह से रखूंगा, तो आपको ये पोर्शन ही तो अपेयर होगा। तो इस तरह से रखा है ये, है बच्चा, तो इस तरह से मैंने रखा है। तो अगर मैं इसके अंदर अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर इसके साथ 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। ठीक, तो अपन को एंगल तो ई और बी के बीच में चाहिए ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक्चुअली बोलूँ कि थीटा कितना होता, तो वो होता 90 माइनस 30 ना, ये होता हमारे पास। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्चुअली में जो थीटा था वो 90 माइनस 30 थी, मीन्स हमारे को यहाँ पर 60 डिग्री लेना पड़ता एंगल, बस। बाकी क्वेश्चन इजी था। 20 ये दे रखा था, एरिया की वैल्यू 5 दे रखी थी, और cos 60 यूज़ करते। आई होप समझे होंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर तो इस प्लेन के, स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा ना, तो हमारे पास कितना हो जाता 20 × 5 हाफ, और वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास
कट करने के बाद इसकी वैल्यू 1050 आ जाता। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। आई होप समझे होंगे आप लोग बेटा, है ना। नोट डाउन करो इसको। ठीक, नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाला हूं, सब कुछ यही है इस बार। अब के ये दिया गया अपन को, है ना, इसको तो रब कर रहा हूं। ठीक, अब के अपन को बोल दिया गया इफ ये था इन सच ए मैनर दैट इट्स एरिया वेक्टर मेक्स 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन तो हमारा इजी हो गया। अब के जो एरिया वेक्टर था इट सेल्फ मेड द एंगल विथ, इसका मतलब है इस बार हमारे को सीधा ही तो थीटा दे दिया गया 30 डिग्री, क्योंकि इट इज द एंगल बिटवीन दे दिया गया, एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल दे दिया गया। इट मीन्स हमारे लिए ये क्वेश्चन तो इजी हो गया कि हमारे को जो वैल्यूज दी गई मीन्स कुछ हद तक हमारे को यूं बोल दिया गया कि जो इसका एरिया वेक्टर था, तो आई होप कि मैं ऐसे ले लेता हूं कि ये एरिया वेक्टर था, है ना, विच मेक 90 डिग्री एंगल, और उसके साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही एंगल बना रही है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये दे दिया गया, नॉट विद दिस, इसके साथ नहीं दिया गया है हमारे को एंगल, है ना बेटा, सीधा ही एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई। तो इट्स क्वाइट सिंपल ना, अब तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता हमारा, है ना। थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे अपन लोग, ई ए कॉस थीटा मीन्स ई की वैल्यू तो कितनी हो जाती, जो अपन को दे रखी थी 20, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा था अपन को, मानी मीन्स एरिया 5, और ये cos 30 की वैल्यू रख देता। तो 25 एंड cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हमारे पास 50√3 इज द आंसर ऑफ फ्लक्स। ठीक, आई होप मोस्टली बहुत ज़्यादा ये आईआईटी में भी काम आते हैं ये एंगल्स। तो प्लेन के साथ एंगल नहीं है, इट इज़ नॉट एंगल विद द प्लेन। ये जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है, जो आपको रिमेंबर रखना है। आई होप अंडरस्टैंड यू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपना, ठीक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, in a given diagram electric field is act like this 20xi and a cube is placed of each side 2 meter, then find the flux linked with cube। ठीक, देख रहे हैं अपन और इससे कुछ चीज़ें समझ भी रहे हैं अपन। तो पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, क्या चीज़ दे रखी है अपन को। कोई एक क्यूब रखा हुआ है इस जगह पर, क्यूब की जो साइड दे रखी थी अपन को दैट इज गिवन 2 मीटर, और जो ये प्लेस्ड है वो यहाँ से कहीं ना कहीं 5 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ऐसे ओरिजिन से, है ना। डायग्राम हैज़ बीन गिवन जेड डायरेक्शन। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है वो देख रहे हैं अपन। अब अपन को एक चीज़ तो पता लगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स वर्किंग फ्रॉम दिस साइड, E इक्वल्स टू 20xi, है ना। आई कैप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आई कैप आपको दिख रही है, मैंने एक्स डायरेक्शन में शो कर दी है, एक्स डायरेक्शन में लग रही है, मैंने आई कैप दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, क्या ये एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पर यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x लगा दिया है, इसका मतलब है जैसे जैसे ये आगे चलेगा वैसे वैसे x की कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना। तो ये जो भी फील्ड थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी क्योंकि वेरिएबल हो रही थी,
है ना, वेरिएबल हो रही थी विथ रिस्पेक्ट टू अपने पास विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो देखो फ्लक्स केवल इसमें एंटर हो रहा होगा और इसके अंदर लीव कर रहा होगा। तो मैं इक्वेशन नंबर इसको फेस को फर्स्ट बोल रहा हूँ और इस फेस को टू बोल रहा हूँ। ये टू फेसेस मैंने एक उधर का ले रखा है और एक इधर का ले रखा है मैंने। ठीक, तो मैं सबसे पहले फेस 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फेस 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ कितना, जिसमें फ्लक्स एंटर कर रहा है या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, एंटरिंग कर रही है। एंटरिंग करते समय क्या हो रहा है, इस फ्लक्स की वैल्यू को φ1 बोल रहा हूँ, तो ई ए कॉस 180 डिग्री रख रहा हूँ यहाँ पर। अब क्यों रख रहा हूँ वो भी आपको समझा रहा हूँ, तो उसको समझाने के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। तो मैंने एक बॉक्स लिया है हार्ड डिस्क का। अब मैं अगर इसमें बात करूँ कि देखो ये अगर क्यूबॉइड जैसा ही मान लें आप लोग, तो देखो एक फेस इधर आ रहा है, एक फेस इधर आ रहा है ना, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। तो मेरे को अगर इसका एरिया लेना होता तो मैं इस तरफ लेता इसका एरिया परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ऐसे, और इस तरफ का लेना होता तो इस तरफ लेता। मीन्स अपन हमेशा सराउंडिंग की तरफ लेते हैं। मीन्स ये अगर आपकी तरफ फेस दिख रहा है तो ये इसका जो भी इसका एरिया है उसकी डायरेक्शन ये आपकी तरफ होती, इसकी अप डायरेक्शन में होती। प्लीज रिमेंबर, है ना, सराउंडिंग की तरफ होती है। तो अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं तो इस वाले फेस का जो एरिया है वो तो इस डायरेक्शन में हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, इसलिए मैंने 180 डिग्री लिया इस फेस के लिए ना, चाहे एरिया नंबर 1 कंसिडर कर लें अपन लोग। ठीक, एरिया ये भी इवन कर देता हूं क्योंकि वैल्यू वेरिएबल है। यहां पर रखना होता तो कितना रखता मैं, 20x। एरिया फिक्स अपन को दे दिया है, नहीं दिया तो देखो साइड का 2 मीटर दे रखा है अपन को, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दूं और इसकी वजह से -1 आ जाता। पर अब यहाँ पर तो ये वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या रखता मैं यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है 20 × 5 कितना हो जाता हमारे पास, तो यहाँ पर मैं 5 रख दूँ, ये 4 हो चुका है और अभी माइनस का साइन इधर ही रहने देते हैं। तो टोटल कितना हो जाता हमारा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और ये अपने पास 400। तो 400 फ्लक्स इसमें एंटर करा पर माइनस के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। जो आंसर निकला हमारे पास, दैट्स ऑल, कि इसके अंदर ये वैल्यूज निकली। अब मैं फ्लक्स निकालता हूं फेस 2 से। फेस 2 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसमें से इमर्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही हैं, इमर्जिंग हो रही है बाहर। ठीक, ये बात भी लिखी। फ्लक्स 2 की वैल्यू निकालनी होती तो इस बार ई ए कॉस 0 पुटेट करता, 0 पुटेट करता। क्यों, क्योंकि अभी तो समझाया अगर ये वाला फेस है तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी इसमें से, और जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो भी तो इस तरफ होगी, इस सरफेस के सराउंडिंग की तरफ। आई थिंक समझे होंगे, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मैंने 0 लिया। इस जगह पे वापस से इसको भी E2 2 कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो 20x एरिया 2 का स्क्वायर और cos 0 की वैल्यू 1, 20 पर इस x की वैल्यू कितनी रखता। अब तो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो गए ना। अब कोऑर्डिनेट की बात करूँ x ने तो 5 और 2 7 हो गए हमारे पास। आई होप समझ रहे होंगे। ये 4 हो गया और इस बार तो हमारा फ्लक्स पॉजिटिव ही बना हुआ है ना। ठीक, अब यहाँ पर कितने हो जाते हैं हमारे पास, ये 7 जो 28 और 28 को 2 से मल्टीप्लाइड करता तो 56, है ना। तो हमारे पास वैल्यू हो जाती 560, फ्लक्स 2 आ जाता हमारे पास। ठीक, तो नेट फ्लक्स कितना होता, अगर मैं इसको थर्ड इक्वेशन लेता हूँ, इसको फोर्थ, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता। तो नेट फ्लक्स φ1 मीन्स कर तो ऐड ही रहे, φ2 बट 1 बिकम नेगेटिव एंड अदर बिकम पॉजिटिव, है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, 160 फ्लक्स आ जाता हमारे पास। आई होप समझे होंगे। फिर अपन अभी गॉस लॉ भी पढ़ने वाले हैं जिससे अपन को पता लगेगा कि हाँ अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव होगा और बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अपन ने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से बात को समझा कि एरिया वेक्टर हमेशा सराउंडिंग की तरफ होता है, सराउंडिंग की तरफ। इस तरह से मैंने एरिया लिया इस क्यूबॉइड का। नोट डाउन करें बेटा। ठीक ठीक,
ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके फिर अपन नेक्स्ट ब्लॉक में यानी गॉस में ही एंटर करने वाले हैं। वैसे तो इट इज़ इनफ, इतने क्वेश्चन इनफ थे बात को समझने के लिए। दो बातें हम लोगों ने समझी मेनली इंपॉर्टेंट, कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सराउंडिंग की तरफ शो करना है हमारे को, और एक बात ही मतलब मेनली वो, और एक वो प्लेन के साथ एंगल नहीं होता है किसी भी सरफेस के, वो उसके नॉर्मल के साथ एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डेट इज रिमेंबर, है ना। इसमें तो नॉर्मली शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ़ uniform electric field as shown in figure find net flux linked with cylinder। ठीक, तो एक सिलेंडर दे रखा है अपन को और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को ऐसे जाते हुए दिखा रहे हैं, मीन्स यूं एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए ही बनी हुई है, मीन्स यूनिफॉर्म ही बनी हुई है। ठीक, अब यहां पर बोलें तो देखो, या तो अपन डायरेक्ट जल्दी से कर सकते थे आंसर कि जितना अंदर आया होगा उतना ही बाहर निकला होगा, तो इसका मतलब है अगर मैं सरफेस नंबर क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का फिक्स ही रहेगा, है ना, क्योंकि सिलेंडर है इरेगुलर, तो इसका मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाती, अभी बताया है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाती। इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी एरिया है उसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस जगह हो जाती बाहर की तरफ, इधर से तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि बैंड नहीं होंगे, बैंड होंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे ना, क्योंकि एज ए अगर सिलेंडर की बात करें तो 3 सरफेसेस होती हैं, 2 सर्किल और एक कर्व्ड सरफेस होती है। पर जब हमको डायग्राम ही दे रखा था तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि अगर मैं फ्लक्स इसके अंदर जो एंटर कर रहा है ना, फ्लक्स एंटर प्लस फ्लक्स इमर्जिंग, ऐसे लिख दूं या फिर मैं ऐसे लिख दूं, ई ए कॉस 180 प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री, तो आंसर तो हमारे पास माइनस ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू 0 ही हो गया ना हमारे पास। आई होप समझे होंगे आप लोग, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन थे हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस जो अपन लोगों ने समझे, मीन्स ई ए कॉस थीटा पर। ठीक, अब आपको गॉस लॉ के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं, जिसको फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आखिर उसने ऐसा क्या चमत्कारी काम कर दिया था जो हमारे लिए बहुत इजी हो गया, तो वो समझा भी रहा हूं। ठीक, तो अपन गॉस लॉ देख रहे हैं, गॉस लॉ है ना बेटा। अब गॉस लॉ की बात करूं तो पहले समझा रहा हूं, फिर मैं ऊपर लॉ लिखने वाला हूं, है ना। तो पहले कुछ समझा रहा हूं बातें कि सपोज करो अगर सिर्फ हमारे पास यही होता, मैंने गॉस लॉ आते आते ये बात तो क्लियर होने लगी थी कि सारी इंपॉर्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की है। मींस अगर कोई भी मैं चार्ज ले लूँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को आप जानते हैं ऐसे अपन लाइन से देते हैं जो इमेजिनरी होती है, हमारे को दिखती तो है नहीं, जैसे मैग्नेट की भी नहीं दिखती हमारे को, कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सारी होगी और फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब है गॉस जो लगभग सन 1828 के करीब आ गए थे, है ना, और फिर लिखते लिखते बहुत टाइम लग गया उनको, जो भी लिखा, पर कहीं ना कहीं हमारे को बहुत कुछ चीज़ें दे गए कि उन्होंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंसंट्रेशन करा ना फोर्स पर, उनको पता था सारा खेल इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का है। अगर ये ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माने वहाँ पर सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक लाइंस पर कॉन्सेंट्रेट करी उन्होंने बात, मीन्स इलेक्ट्रिक लाइंस को बोलूँ, अमाउंट को बोलूँ तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हो गया। तो इन्होंने क्या बोला हमारे से, फ्लक्स का फॉर्मूला, कि हमारे से बोला कि अगर मैं कोई सा भी क्लोज सरफेस ले लूँ जिसके अंदर चार्ज क्यों हो, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ जो चार्ज इंक्लोज हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतना सिंपल सा फॉर्मूला बोला। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो अपन ने अभी ये भी देख कर हटे थे, ई ए कॉस थीटा, या बोलूँ तो ई
है ना, कुछ बात समझा रहा हूँ, फिर रब करके बात को एक्सप्लेन करूँगा। अगर सपोज करें कि यही फॉर्मूला रह जाता, गॉस लॉ आता ही नहीं, तो हमारे लिए क्या दिक्कत हो जाती। आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल लाइफ के अंदर जो भी काम होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनानी है, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, तो उसके अंदर वो सिविल इंजीनियर वर्क करता है कि लेबर काम करती है? लेबर काम करती है, जो पढ़ी लिखी नहीं होती वो काम करती है। वैसे फैन हो गया, टावर पे इलेक्ट्रिकल की कोई चीज़ रिपेयर करनी हो तो उसको रिपेयर करने के लिए अनपढ़ लोग ही जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं चढ़ता उसके ऊपर। मान लिया इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उसको, पर फिर भी सारे काम वो अनपढ़ आदमी ही कर रहा है। इसका मतलब अनपढ़ आदमी ने वो चीज़ें समझी है ना, तभी तो कर पा रहा है। पर सपोज करो अगर यही फॉर्मूला रह जाता E/A, तो शायद हर जगह पे इंजीनियर को जाना पड़ता, कम से कम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी भी वेक्टर और ये क्वांटिटी भी वेक्टर, और आपको पता है वेक्टर के लिए पढ़ाई करना नेसेसरी कंडीशन होती, शायद फिर वो समझ ही नहीं पाते अनपढ़ लोग। तो इसका मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है हमारे साथ। फिर इसका मतलब है हमारे को कोई भी चीज़ रिपेयर करानी होती तो बहुत वेट करना पड़ता, क्योंकि इंजीनियर ही आके ठीक करता, क्योंकि नॉर्मल आदमी की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जब वेक्टर क्वांटिटी थी। पर आप जानते हो इन्होंने कितना सिंपल फॉर्मूला बना दिया, एप्सिलॉन नॉट। तो एक वैसे ही परमिटिविटी है एयर की, और जो ये चार्ज था ये एक स्केलर क्वांटिटी थी जो कोई भी अनपढ़ आदमी मेजर कर सकता था। तो काम कहीं ना कहीं केवल चार्ज मेजर कर दें तो वहाँ का हमारे को फ्लक्स ही पता लग जाएगा, और जब फ्लक्स पता लग जाएगा तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगी, और वहाँ पर कितना फोर्स है वो भी पता लग जाएगा। आई होप समझे होंगे। तो इसलिए इसी वजह से, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इतना अच्छा फॉर्मूला दिया हमारे को, एक छोटा सा फॉर्मूला जिससे हमारे सारे काम इजी हो गए, जो आपको एप्लीकेशंस में भी पता लग जाएगा गॉस की, इसलिए इसको फादर बोलते हैं। तो मैं गॉस लॉ लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू this law the electric flux enter or emerging out from any closed surface पर जो क्लोज सरफेस है ये एक्चुअल भी हो सकता है, मीन्स रियल में भी हो सकता है, और इमेजिनरी भी हो सकता है। इमर्ज आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर और इमर्ज आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 times to the total charge enclosed in a given closed surface. That's all. ये लॉ बोला अपन से। इट मीन्स अब मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर की अगर Q चार्जेस रखे हुए हैं, तो इसमें से ऐसे फ्लक्स निकल रहा होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी। तो फ्लक्स कितना निकल रहा होगा उसके लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला बोला, 1/ε0 टोटल इनक्लोज चार्ज, या इनक्लोज चार्ज लिख देता हूँ। इनक्लोज चार्ज, यहाँ पर इनक्लोज चार्ज कितने दिख रहे हैं आपको, Q। तो आंसर कितना हो गया, Q/ε0, मीन्स इसका लॉ का फॉर्मूला हो गया, विच इज़ क्वाइट ईजी, जो हमारे एप्लीकेशंस करने में भी बहुत आसानी रही बेटा। तो नोट डाउन करो इस गॉस लॉ को, और फिर समझ रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स बोले इसने। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। एप्लीकेशन में इसके पॉइंट्स देख रहे हैं क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना, मैंने इस पॉइंट में ये बोला गॉस लॉ के अंदर कि इसके अंदर जो क्लोज सरफेस है वो कहीं ना कहीं इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, यही अपन एप्लीकेशंस में भी देखने वाले हैं। पर फ्लक्स गॉस लॉ तभी अप्लाइड होगा जब सरफेस क्लोज्ड होगी, है ना। तो प्लीज़ रिमेंबर। तो अब कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ नोट में। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स doesn't depends on shape
और साइज ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक, पहला पॉइंट जिसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक स्फीयर ले रहा हूं जिसके अंदर चार्ज रखा हुआ है Q। नेक्स्ट एक क्यूब ले रहा हूं स्मॉल साइज का, या क्यूबॉइड कंसीडर कर लें, इसमें भी चार्ज Q है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर मैं इस क्यूबॉइड को बड़ा कर देता हूं, ठीक, लाइक दिस, और इसमें भी चार्ज Q है। तो किसके अंदर फ्लक्स ज़्यादा होगा, पर क्योंकि तो शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसके अंदर भी फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, इसमें भी फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, और इसमें भी फ्लक्स Q बाई Q नॉट होता। आई होप समझे होंगे। ठीक, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था कि कोई भी शेप के चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसके अंदर चार्ज कितने हैं उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक, आई होप नोट कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स depends on charges, total charges, depends on total charges enclosed in a surface, जितने enclosed रहे होंगे। तो Q ही तो आ रहा है फॉर्मूले में। तो एक एग्जाम्पल तो यही देख लेते हैं। सपोज करो एक कोई हमारे पास क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के अंदर चार्जेस जो रखे हुए हैं, एक चार्ज रखा हुआ है -2 कूलाम, एक चार्ज रखा हुआ है 8 कूलाम और एक रख रखा है -1 कूलाम चार्ज। ठीक, तो अपन को बोला क्या है, मैंने यही तो बोला, इट डिपेंड्स ऑन चार्जेस। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितने हो जाते हैं हमारे पास, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 8 -2 -1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डेट्स बिकम 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है। बाकी एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यूज आप जानते हैं कि क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, कूलॉम्स लॉ के अंदर परमिटिविटी कहलाती है जो हमारे पास। तो आई होप समझे होंगे। सेकेंड पॉइंट में मैंने ये समझाया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, सरफेस। ठीक, नोट डाउन कर लिया। थर्ड पॉइंट ले रहा हूं अब, है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मीडियम इन ए क्लोज सरफेस। तो जब कुछ नहीं था तब तो हम एयर ही कंसीडर कर रहे थे, इसलिए एप्सिलॉन नॉट ले रहे थे। सपोज करें अब यही क्यूबॉइड है, इसके अंदर मान लें Q चार्जेस रखे हुए हैं और इसके अंदर वाटर फिलअप है। ये कंसीडर कर लें कि इसके अंदर वाटर फिलअप कर रखा है मैंने, है ना, वाटर फिलअप है इसके अंदर। तो अब वाटर फिलअप हो गया है, माने मीडियम आ गया है, तो इसका मतलब है अब तो हमको फ्लक्स का जो फॉर्मूला लेना पड़ेगा मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए Q तो अपनी जगह रहेगा, पर मीडियम की परमिटिविटी आएगी ना। किसकी परमिटिविटी आएगी, मीडियम की परमिटिविटी आएगी। आई होप यू रिमेंबर कि जब नॉट नहीं लगा होता तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है फिर हम ये भी जानते हैं कि वेयर जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो कहीं ना कहीं फ्लक्स मीडियम की कंसीडर करते तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता हमारे पास। इससे ये बात भी पता लगी, क्योंकि हमने एयर के लिए तो पढ़ रखा है फ्लक्स की वैल्यू कितनी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड हो गया, और आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स जो फ्लक्स होता है मीडियम आ जाने से, तो वहाँ पर हमारा जो एयर में फ्लक्स होता है उससे कम हो जाता है ना। एयर का तो केवल Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन आर का और डिवाइड चला गया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास एयर से वैल्यू कम आ गई ना। या इसको मैं अभी ना लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना
कि ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फ्लक्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड चला गया, वैल्यू तो होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि मीडियम आ जाने से जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू एयर के कंपैरिजन में कम हो जाती है, और जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो इसका मतलब है मीडियम आ जाने से हमारा जो फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कम हो जाएगी। मीन्स मीडियम आने जाने से ये सब चीज़ें कम हो गई, क्योंकि हमारा फ्लक्स कम हो गया था मीडियम आ जाने के कारण। आई होप समझे होंगे, समझ ही गए, ठीक, समझ गए बेटा, है ना, ठीक है ना। बाकियों की कोई खास ज़रूरत नहीं है समझने के लिए। उसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी चार्जेस हैं रेस्ट के लिए ही सब चीज़ें वैलिड करी जा रही हैं, तो उनको कुछ लिखने से कोई नहीं है इम्पोर्टेंस। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप, है ना। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है पर क्लोज सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक ठीक, आई होप समझे। बस अब अपन फ्लक्स का लॉ तो इतना से था ना इन गॉस लॉ के लिए, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन अपन एयर बेस्ड ही कर रहे हैं, मीडियम का कंसेप्ट भी समझा दिया आपको। ठीक, अब अपन न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं, शॉर्ट जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जितने भी तरह के, वो न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं अपन। ठीक, तो स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, है ना। In a given hemisphere, find flux linked with hemisphere. तो अपन को एक डायग्राम दिया गया है ना, इधर बना रहा हूँ डायग्राम, और इसके जस्ट सेंटर में एक क्यू चार्ज रख दिया गया, इस जगह पर चार्ज रख दिया गया, और अपन से बोला गया फ्लक्स लिंक्ड विथ हेमिस्फीयर कितना है, इससे कितना लिंक हो रहा होगा फ्लक्स, है ना। ठीक, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात, हेमिस्फीयर है कटोरी की तरह, हम लोग कभी भी जब तक क्लोज सरफेस नहीं होगा तब तक हम फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है अगर हमारे को इसका सॉल्यूशन करना था तो कहीं ना कहीं इसको हमारे को क्लोज करना था, और क्लोज करने के लिए हम वही शेप लेंगे जिस शेप की हमारे को चीज़ दे रखी थी। तो ये दे रखा था क्यू, तो मैंने एक कटोरा ऊपर भी रख दिया ना, वैसे कि वैसे ही हेमिस्फीयर या बॉल उसके ऊपर रख दी, तो इट्स बिकम कंप्लीट हेमिस्फीयर। क्या बन गया ये? कंप्लीट स्फीयर, है ना, कंप्लीट स्फीयर बन गया। और आपको पता होगा जो फ्लक्स, जो भी रेस होती हैं, जो मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बताई, ऑल डायरेक्शन में मूव करती है, ऑल डायरेक्शंस में। अब ऑल डायरेक्शंस में शो करना हो तो कहीं ना कहीं स्फीयर से तो ढकेंगे ना अपन। तो अगर इस पूरे से कितना जा रहा होगा, इधर इधर इधर, इस जगह इधर इधर, कंप्लीट से कितना जा रहा होता स्फीयर से, तो वो जा रहा होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज करना पड़ा, क्लोज करा है अपन ने इमेजिनरी एक और बाउल रखकर। तो ये था स्फीयर से। अब हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर से ही तो स्फीयर बनता है, तो इसका मतलब है हेमिस्फीयर से कितना जाता, इसका हाफ हो जाता ना। हेमिस्फीयर के लिए क्या हो जाता, फ्लक्स की जो वैल्यू होती वो ऊपर वाले फ्लक्स की हाफ हो जाती। मीन्स जो फ्लक्स लिंक करता हेमिस्फीयर के साथ वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई हाफ, यही तो होता हमारे पास। आई होप समझे होंगे आप लोग। ठीक ठीक, इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते थे, कुछ क्वेश्चंस में इजीनेस रहेगी, क्वेश्चन तो 10-20 करने के बाद समझ में आएंगे अपन को, और ज़्यादा अच्छे ढंग से परफेक्ट ही हो जाएंगे। पर इसको कुछ इस ढंग से भी समझ सकते थे कि सपोज करो मैं इसको लाइट मान लूँ, लाइट है ना, बल्ब मान लूँ, तो बल्ब की रोशनी सभी डायरेक्शनों में जाएगी, सभी डायरेक्शनों में जाएगी लाइट। तो अगर सभी डायरेक्शन में जा रही है तो सभी डायरेक्शन का मतलब है जैसे सन से रोशनी जाती है वो सभी जगह जाती है, तो इसको मतलब कहीं ना कहीं स्फीयर फॉर्म में जा रही है ना सब जगहों पर। तो अगर इसकी लाइट सभी जगह सराउंडिंग में जा रही है तो आधी लाइट्स ऊपर गई होंगी और आधी लाइट की जो रेस होंगी वो नीचे की तरफ गई होंगी, आधी आधी तो गई होंगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको बल्ब की इंटेंसिटी या रेस मानूं तो इसको हाफ लिख सकता हूं ना, जैसे चार्ज को ही डायरेक्ट हाफ लिख देता Q/2 तो भी निकल जाता ना।
पर अब क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन गॉस लॉ पर समझाया गया कि जब तक क्लोज नहीं होगा, इसलिए अपन ये कंसेप्ट ले रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप ये बात भी ध्यान रख लें कि इसको अपन बल्ब मानकर भी समझ सकते थे। सेकंड पैटर्न में इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है सेकंड पैटर्न को कुछ ऐसे भी ले सकते थे अपन कि अगर मैं इस हेमिस्फीयर में जो ये रखा हुआ है, अगर मैं इस क्यू चार्ज को बल्ब कंसीडर कर लेता, तो जो लाइट की इंटेंसिटी यानी जो लाइट रे से बल्ब कंसीडर करा है, बल्ब करा है, तो वो कुछ ऐसे ऐसे जा रही होती सभी डायरेक्शंस में। तो इसका मतलब है ये लाइट रेज बता रहा हूँ आपको, तो एक से जब सभी डायरेक्शन में जा रही है तो आधे हेमिस्फीयर में ऊपर गई होगी, आधे नीचे गई होगी, तो कहीं ना कहीं मैं Q/2/ε0 लिख सकता था ना। सेकंड पैटर्न जो कई बार हमारे लिए इजीनेस कर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे के, तो Q/2/ε0 हमारा सेकंड पैटर्न से भी ठीक बेटा। तो अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था मैंने आपको, मैंने लाइट से भी समझाने की कोशिश करी कि लाइट रेज जो होती है सभी डायरेक्शन में जाती है। वही वापस एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन ए फिगर फाइंड फ्लक्स फ्रॉम क्यूब एंड वन फेस ऑफ क्यूब, वन फेस ऑफ क्यूब। ठीक, तो डायग्राम कुछ अपन को इस तरह से गिवन था। एक अपन को क्यूब दे रखा है और उसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे कितना जा रहा होगा, तो एक इधर से जा रहा होगा, नीचे से जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, ऊपर से, आगे से, पीछे से, सब 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस से जा रहा होगा। और वो फ्लक्स कितना होगा वो आप पहले भी एप्लीकेशंस में देख चुके हैं, Q/ε0। तो ये तो निकला क्यूब से। ठीक, अब बात समझने की थी कि वन फेस से कितना जा रहा होगा, तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अब मैं बात करूँ वन फेस से कितना जा रहा होगा, ओनली फॉर वन फेस, तो वापस वही क्वेश्चन की ट्राई कर रहा हूँ कि सपोज करो अगर ये बल्ब लगा होता इस कमरे में यहाँ पर, तो वो जो लाइट की रोशनी है वो इससे भी जा रही होती, इससे, ऊपर, नीचे, और सारे जो फेसेस हैं वो इक्वल है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी सब जगहों से सेम सेम जा रही होती। तो एक से कितनी जा रही होती, तो 6 का 1/6 हो जाता ना। एक फेस से, वन फेस से, सपोज करो नीचे वाला फेस ले लूँ, तो वन फेस से अगर मेरे को कंसीडर करना होता कि कितना फ्लक्स आउटसाइड में जा रहा है, तो जो भी टोटल फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स जो था उसका 1/5 हो जाता ना हमारे पास। आई होप आप समझे होंगे, मीन्स 1/6 Q/ε0, ये हमारे पास आंसर होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर मेरे पास कोई चपाती है और मेरे को 6 जनों को बांटनी है बराबर बराबर बराबर, तो मैंने उसके 6 पीसेस करे होते, तो एक को कितना मिलता, 1/6 पार्ट मिलता ना चपाती का। आई होप समझे होंगे, क्योंकि एक से कितना जा रहा होगा, तो सिर्फ 6 फेसेस से जा रहा था, तो एक से कितना जाता 1/6। आई होप समझे होंगे, वो जो मैंने बल्ब से इससे पहला वाला क्वेश्चन समझाया था वैसा ही मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं आपको पहले कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे अपना जो फ्लक्स होता है। तो एक नोट ले रहा हूँ, नोट में ले रहे हैं अपन, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे होगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो आप जानते हैं इसमें से रेज सभी डायरेक्शन में जा रही होंगी, सभी डायरेक्शंस में, तो सभी डायरेक्शन में जा रही हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला लेना होता तो Q/ε0, यही तो बोलते हैं अपन, या मोटे तौर पर बोलूँ तो मैं यूँ बोल सकता था फ्लक्स पॉजिटिव हुआ। तो इससे हम ये भी ध्यान रखें कुछ रीजनिंग क्वेश्चनों के लिए कि अगर फ्लक्स इमर्ज आउट हो रहा है, फ्लक्स इमर्जिंग हो रही है, इमर्जिंग आउट हो रहा है माने आउटसाइड में जा रहा है, तो उस समय फ्लक्स क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और ये भी रिमेंबर रखेंगे कि अगर फ्लक्स इमर्जिंग आउट हो रहा है इसका मतलब है इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन करने वाले भी हैं। वैसे ही सपोज करो अगर यहाँ पर -Q चार्ज होता तो क्या होता, रेज सभी डायरेक्शन से इसके अंदर एंटर कर रही होती ना, या फिर हमारे को फ्लक्स निकालना होता तो कहीं ना कहीं इनक्लोज चार्ज, तो वो तो -Q है ना अपॉन ε0, मीन्स फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाती, नेगेटिव हो जाती। इट मीन्स अगर एंटर कर रहा है, एंटरिंग हो रही है किसी क्लोज सरफेस में,
क्लोज सरफेस में अगर वो एंटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लक्स जो होता वो हमको नेगेटिव लेना होता। तो इसका मतलब है ये बात भी आप रिमेंबर रखें कि अगर हमारे पास एंटरिंग हो रही है तो इसका मतलब है फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा, और ये जरूर है कि अंदर नेगेटिव चार्ज होंगे। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टॉपिक पर। तो क्वेश्चन, इफ इन एनी क्लोज सरफेस फ्लक्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर is entering in a surface while flux of 8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, 4 कर देता हूँ थोड़ी इजी कैलकुलेशन के लिए, is emerging out then find the enclosed charge कितना था उसके अंदर वो फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो ठीक, मैं कोई सा भी क्लोज सरफेस ले लेता हूँ। सपोज करो कि मैं एक सिलेंडर टाइप ही ले लेता हूँ जिसके अंदर जो एंटर फ्लक्स कर रहा था वो तो दे रखा है अपन को 2, और जो फ्लक्स बाहर जा रहा था वो फ्लक्स दे रखा है 4। इट मीन्स जो एंटर कर रहा था, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 रिमेंबर कर दूं तो ये एंटर कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव है। फ्लक्स आउटसाइड जा रहा है माने इमर्जिंग आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि फ्लक्स हो गया हमारे पास 4, ये हो गया। तो इसका मतलब है नेट फ्लक्स कितना था इससे, तो इसका मतलब है नेट फ्लक्स जो लिंक हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 5(1 + 5(2) मीन्स -2 + 4 मीन्स 2। फ्लक्स वो भी पॉजिटिव का आया, फ्लक्स नेट फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव आया, जो ये बता रहा है कि चार्ज पॉजिटिव नेचर का रहा होगा अंदर। समझ गए। अब मैं फ्लक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q/ε0 × 2। तो चार्ज कितना था हमारे पास, 2 × ε0, और ε0 की वैल्यू रख सकते थे। आंसर तो ये हो गया, कोई कैलकुलेशन के लिए तो देता नहीं है। इंटू 8.85 × 10⁻12 से मल्टीप्लाइड करके हम लोग ये निकाल लेते कि चार्ज कितने कूलम इस पर है। आई होप समझे होंगे। मीन्स मैंने यही समझाने की कोशिश करी कि जो एंटर हो रहा है तो हमको नेगेटिव लेना है, अगर वो इमर्ज आउट होना है तो पॉजिटिव कंसीडर करना है। इस तरह से अपन ने फ्लक्स को कंसीडर करा। ठीक बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अब। इफ two dipoles placed in a cube, then find flux। क्यूब में 2 डाइपोल्स रखे हुए थे। अब 2 डाइपोल्स रखे हुए हैं, इट मीन्स आई होप कि आप डाइपोल्स के मतलब जानते होंगे, नहीं तो मैं वापस समझा रहा हूँ। डाइपोल मीन्स ऐसा हमारे पास कोई सब्सटेंस जिसके अंदर चार्जेस जो हों वो सेम नेचर के माने सेम मैग्नीट्यूड के हों, Q1 पर उनका नेचर अपोजिट हो, मीन्स Q1 पर माइनस का चार्ज हो। मैंने एक डाइपोल बनाया है, वैसे ही अगर मैंने दूसरा डाइपोल बनाया होता मीन्स लाइक दिस Q2। 2 डाइपोल मैंने इसके अंदर रख रखे हैं। दिखने में तो लग रहा है आपको जैसे कि चिपक रहे हों, पर ये अंदर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों को नेट चार्ज निकालना होता। तो अगर मैंने नेट चार्ज निकाला होता तो सबका सम करता, Q1 माइनस का Q1 प्लस का Q2 माइनस का Q2। इस मीन्स हमारे पास नेट चार्ज आता 0, और फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, नेट इनक्लोज चार्ज अपॉन ε0। तो फ्लक्स तो 0/ε0, फ्लक्स की वैल्यू तो 0 आ जाती। ठीक बेटा, नोट करो, है ना। फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, समझ गए होंगे बेटा बात को। ठीक, इसी से कुछ बात समझाना भी चाहता हूं इस क्वेश्चन से, तो वो भी देखें, नोट डाल के समझा रहा हूं।
if in any place flux is zero, then it is not always possible that electric field is also zero मीन्स कहीं पे फ्लक्स, ये असॉर्टमेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है कि किसी जगह पर फ्लक्स जीरो हो तो हमको लगता है शायद वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, पर हरदम ऐसा नहीं है। वो ही समझाने के लिए ले रहा हूँ कि सपोज करो हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो इस डाइपोल की वजह से तो आपको पता लग गया होगा कि जो फ्लक्स है Q माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू हो गई जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होगी क्या इस जगह पर? तो आपको पता होगा, अगर मैं आज इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लूँ या इसके एक्सियल लाइन पर ही कोई पॉइंट कंसीडर कर लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू होगी, है ना बेटा, 2kp अपॉन आर क्यूब और ई इक्वेटोरियल अपॉन kp अपॉन आर क्यूब, है ना। तो ये दोनों ही आप लोगों ने पहले डेरिवेशंस देख रखे हैं। इसका मतलब है अगर कहीं पे फ्लक्स जीरो है तो हम ऑलवेज नहीं कह सकते कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है। ये समझाने की कोशिश करी, आई होप समझे होंगे। ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं मैं वापस आपको वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फाइन क्वेश्चन ले रहा हूं इन ए गिवन डायग्राम फाइंड फ्लक्स passing through given square frame। ठीक है ना। वैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो सपोज करो एक प्लेट है हमारे पास, फ्रेम है ना, जिसकी ईस्ट साइड मान लें 12 सेंटीमीटर है और अपन ने यहाँ से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो इस फ्रेम में से कितना फ्लक्स जा रहा होगा ये फाइंड आउट करना है, ये बोला गया। तो सॉल्यूशन वापस से ले रहा हूँ। आपको पता है सिर्फ चार्ज दे रखा है और हमारे को कहीं ना कहीं फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो गॉस लॉ से ही सॉल्व करते हैं अपन लोग। पर गॉस के लिए ये कंडीशन है कि हमको क्लोज करना होगा। तो क्लोज करना हुआ तो इसका मतलब है कि मैं इस जो फ्रेम दे रखा है स्क्वायर को, इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर क्रिएट कर दूं। आई एम क्रिएटिंग ए स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर चार्ज Q है ना। इस प्लेट से जो डिस्टेंस दे रखी थी 3 सेंटीमीटर पर, तो बिल्कुल वैसे ही कि इस पूरे क्यूब से कितना जाता फ्लक्स, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो वन फेज से कितना जाता, तो समझा चुका हूं ना, वन फेज से केवल कितना जाता, तो 1/6 हो जाता ना। जो चपाती का एग्जांपल दिया था मैंने, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारे पास स्क्वायर फ्रेम से निकलने का फ्लक्स आ जाता ना हमारे पास। कितना निकलता इस स्क्वायर फ्रेम से। आई होप समझे होंगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपन ने क्लोज सरफेस करा, क्योंकि बिना क्लोज करे हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने हेमिस्फेयर का एग्जांपल लिया वैसे ही ये लिया, और भी थोड़ी देर पहले ये क्यूब का एग्जांपल लिया था कि वन फेज से कितना जाएगा अपने पास। ठीक समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना। ठीक 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 नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। इन ए गिवन डायग्राम फाइंड फ्लक्स linked with cube and one phase से कितना लिंक होगा। यहाँ पर फिर थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है
है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी बेस्ड ही रहते हैं हमारे। तो ठीक, मैं वैल्यू से ले रहा हूँ। तो इस बार जो अपन को चार्ज दिया गया वो एक फेस पर रख दिया गया, एक फेस पर रख दिया गया चार्ज, और अपन से पूछा गया कि बताएं कि कितना लिंक हो रहा होगा। तो ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल था वो ही ले रहा हूँ। तो इसको जो सॉल्यूशन है, तो उसके लिए अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो ये क्यूब दे रखा था अपन को, इस क्यूब के साथ साथ अगर मैं एक क्यूब और, क्योंकि मेरे को इसको तो इनक्लोज करना होगा ना, तो क्या मैं एक और यहाँ पर क्यूब नहीं बना सकता? ठीक, अब ये क्लोज्ड हुआ ना गॉस लॉ से। तो अपन मोटे तौर पर बोलें तो अब जो चार्ज था वो आधा उधर जा रहा होगा उसकी रेस, और आधी रेस इधर की तरफ जा रही होगी, क्योंकि कॉमन हो गया ना, जैसे कॉमन वॉल हो गई दो रूम्स की, तो आधी वॉल्स उसकी और आधी वॉल्स इसकी। तो इसका मतलब है अगर मेरे को इस क्यूब से पूछा जाता कि क्यूब से कितना लिंक होगा, तो कहीं ना कहीं चार्ज का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाता, मीन्स फ्लक्स आता मेरे पास Q/2ε0। ठीक 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 ठीक, समझ गए ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखें अपन, जो बोला गया वन फेज से कितना होता, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। अब मैं वन फेज के लिए वापस डायग्राम ले रहा हूँ, और जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, है ना, और कोशिश करें क्या हो रहा होगा। थोड़ा इमेजिनेशन करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो इधर देखें कि यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, तो जो रेस होंगी इस वाले सरफेस से जा रही होगी, सामने वाले सरफेस से भी जा रही होगी, अप वाले सरफेस से भी जा रही होगी, पीछे वाले सरफेस से भी जा रही होगी, और ये फ्रंट जो पोर्शन है उससे भी जा रही होगी। पर जो इधर वाला फेस है, इधर वाला फेस मीन्स मैं एक बार क्यूबॉइड यहाँ पर लेता हूँ। तो देखो, अगर कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है तो आधा तो उधर चला गया जिसका आंसर आ गया, और बाकी आधे का इनसे लिंक था। पर जो इस वाली सरफेस से लिंक्ड है वो तो पास आउट ही नहीं हो रहा ना, सिर्फ टच कर रहा है, सिर्फ टचिंग कर रहा है इस सरफेस पे। तो जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है उस सरफेस पे, सिर्फ टच करता हुआ जा रहा है। अगर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इस जगह पर, तो सामने से पास आउट हो रहा होगा, पर इस पे तो सिर्फ टच होती हुई जा रही होंगी ना लाइट की रेस, यूं मान लें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की जगह। तो इसका मतलब है हमारे सिर्फ 5 फेसेस से पास आउट हुआ, पास आउट फ्रॉम passed from 5 सरफेसेस से पास आउट हो रहा है, एक से हो ही नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे को वन फेज से निकालना होता, तो कहीं ना कहीं मेरे को अब 1/5 पार्ट करना होता ना इस वाले का। तो इसका मतलब है आंसर हमारे पास क्या हो जाता, 1/5 और Q/2ε0। तो हमारे पास आंसर होता Q/10ε0 इज द आंसर। ये आंसर होता हमारे पास। आई होप समझे होंगे, फिर और कोशिश करूंगा। तो वापिस एक बार समझा रहा हूं कि अगर वो एक फेस पर था, मान लो इस वाली वॉल पर था, तो जो भी रेस थी इसकी, वो पहले तो आधी बटी, पर यहां पर गई सिर्फ 5 फेसेस से, एक ऊपर, एक नीचे, एक उधर वाले पर, एक इधर वाले पर, एक सामने वाले पर। खुद से नहीं जा पाई, खुद के केवल टचिंग चल रही थी, ऊपर 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 ऊपर, नीचे नीचे नीचे। तो इसमें जस्ट, और अपन को पता है कि गॉस लॉ बोलता है या तो वो एंटर करे या इमर्ज आउट करे, तब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब 5 फेसेस से ही ये केवल जा रहा था। इस वजह से अपन ने जो एक में से कितना जा रहा होगा, तो 5 में से जो जा रहा था उसका 1/5 कर दिया इस बार अपन ने। होप समझे होंगे। ठीक है ना, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जो भी इसी कंसेप्ट पर है। मीन्स एक फेस पूरा का पूरा पैक्ड हो गया, एक फेस पूरा का पूरा में से कुछ नहीं जा रहा था, सिर्फ टचिंग था, 5 फेसेस से जा रहा था। ठीक, क्वेश्चन वापिस ये ही ले रहा हूं, पर इस बार क्या करा अपन लोगों ने, इस बार अपन ने किसी एक कॉर्नर पे रख दिया अपन ने, है ना। डायग्राम फिर उधर बना दूंगा, तो चलो बीच में ही बना देता हूँ, डायग्राम एक ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन वापिस वही जो था अपने पास, कि एक क्यूबॉइड है और उसके एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, और फिर यहाँ पर हमारे से पूछा कि बताएं कितना फ्लक्स इससे जा रहा होगा और किसी एक फेस से जा रहा होगा तो कितना जाता। तो अगर अपन गौर करें तो सबसे पहले इसको क्लोज करना जरूरी था, है ना। क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर मेरे को इसको क्लोज करना होता
क्लोज करना होता, गिवन था एट द कॉर्नर, ये दे रखा था डायग्राम। अब अगर मेरे को इसको क्लोज करना होता तो आपको पता है मेरे को क्या करना होता। एक रूम मान लें आप लोग कि ये रूम है जिसका ये वाला कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर कितनों से टच होगा अगर मेरे को क्लोज करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक रूम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आई होप थोड़े बहुत ड्राइंग कर पाऊंगा। ऐसा ही एक पीछे रूम बना होगा, एक इधर भी रूम बना हुआ होगा, है ना। मैंने 4 रूम्स नीचे हो गए होंगे, क्यू चार्ज ये रहा, ये रहे 4 रूम्स। तो 4 रूम्स नीचे हुए, पर 4 रूम्स ऊपर भी तो हो गए, 4 रूम्स ऊपर भी तो हुए होंगे क्लोज करने के लिए, तभी तो ये क्लोज हो पाएगा पूरा। ये ड्राइंग मेरे को करनी पड़ी, और वैसे ही मेरे को आगे भी रूम बनाने पड़े, आगे भी रूम बनाने पड़े मेरे को। थोड़ी शिफ्टिंग ले रहा हूँ, ये मेरे को आगे भी रूम बनाने पड़े कुछ इस जगह पर, और वैसे एक रूम यहाँ पर बनाना पड़ा। तो इसको ढकने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए मेरे को एक रूम इधर भी बनाना पड़ा। मीन्स टोटल मेरे को 8 रूम्स क्रिएट करने पड़े, 8 रूम क्रिएटेड। इसका मतलब है जो भी कमरा का अगर मैं एक कॉर्नर ले लेता हूं तो 4 रूम इधर, माने एक तो था ही सही, 3 रूम नीचे और 4 रूम ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि जो क्यू था डिवाइडेड इनटू 8 रूम्स, 8 रूम्स में डिवाइड हो गया, 8 रूम में डिवाइड हो गया ये वाला क्यू। सो 1 क्यूब से अगर मेरे को निकालना होता 1 क्यूब से फ्लक्स कितना जा रहा है इस बार, तो वो हमारा आंसर होता Q/8/एप्सिलॉन नॉट। मीन्स आंसर हो जाता हमारे पास Q/8/एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर होता 1 क्यूब से कितना जा रहा है। आई होप समझे होंगे। ठीक, इसका मतलब है अब अपन सेकंड केस लें कि अब क्या हो रहा होगा। अब मैं अगर सेकंड केस लेता हूँ जिसके अंदर मैंने वापस से यहीं पर अब के तो आपको पता है ना केवल Q/8 हिस्सा काम कर रहा है इस क्यूब के अंदर। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, जब वो एक कॉर्नर पर रखा हुआ है तो रेस, जैसे अगर इस कॉर्नर पर रखा हुआ जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो सामने से निकल रहा होगा, रेस इधर से भी निकल रही होगी और नीचे से भी निकल रही होंगी। पर जो इसके साथ इंटरसेक्शन में 3 सरफेसेस हैं उनको जस्ट वो टच कर रही होंगी, जिसको बताने के लिए एक सरफेस तो ये हो गई, जस्ट टच कर रही होंगी इसको, और एक ऊपर वाली सरफेस हो गई, इस पर भी रेस कुछ ऐसे ही जा रही होंगी, और एक बैक साइड में ले रहा हूं, बैक साइड में, बैक साइड को मैं उस पर भी ड्राइंग कर रहा हूं, इस तरह से रेस जा रही होंगी। इसका मतलब है 3 सरफेसेस को जस्ट टच कर रही होंगी, 3 सरफेसेस को जस्ट टच, और 3 से पास आउट हो रही होंगी, तो 1 फेस से और 3 से पास आउट हो रही होंगी, 3 से पास आउट हो रही होंगी। थोड़ा सा वापस से स्नैपशॉट खींचकर सोचने की कोशिश करना, 3 से पास आउट हो रही होंगी, 3 से जस्ट टचिंग कर रही थी और 3 से टच कर रही थी और 3 से पास आउट हो रही थी। तो 1 से कितना होता, 1 फेस से निकालना होता, तो 3 से पास आउट हो रही है तो 1 फेस से कितनी हो रही होती, जो भी पहले निकल रहा था उसका 1/3 हो जाता ना फ्लक्स। तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, 1/3 Q/8 एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हमारे पास जो आंसर होता वो कितना हो जाता, Q/24। नीचे वो हमारा आंसर हो जाता, मीन्स आंसर हो जाता Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर होता। आई होप समझे होंगे मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, है ना बेटा। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और इस आज के इस लेक्चर में यहीं पर ही इसको एंड कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। समझे होंगे, मैंने कॉर्नर पर लिया, एक बार एक फेस पर लिया, उससे समझाया। वैसे अपन ले रहे हैं इफ अ सिलेंडर in which Q charge is placed and flux pass through
passing through circular part is q dash, सॉरी f dash या f1 कर देता हूं, then find flux passing through curved area। इसके लिए जब ये क्वेश्चन आया था तो डायग्राम भी दे रखा था फॉर द इजीनेस। तो सबसे पहले बात करें तो एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर में चार्ज Q दे रखा है। अब आपको पता होगा इसके अंदर सर्कुलर पार्ट दो होते हैं, तो इसका मतलब रेस तो यहाँ से भी निकल रही होंगी और यहाँ से भी निकल रही होंगी, डेट इज कॉल्ड कर्व पार्ट, है ना। एक कर्व पार्ट होता है, दो सर्कुलर पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना होता, टोटल फ्लक्स, तो वो किस किस में से निकल रहा होता? एक फ्लक्स तो निकल रहा होता सर्कुलर में से, फिर दूसरा भी निकल रहा होता एक सर्कुलर में से, और प्लस एक निकल रहा होता कर्व्ड में से, कर्व्ड सरफेस में से, जो अपन को निकालना है। तो टोटल की बात करूं तो भैया इनक्लोज सरफेस में तो Q/ε0 है ना, और कर्व्ड सरफेस 2 हो गई, सर्कुलर सरफेस 2 हो गई, जिसके एक की वैल्यू f' मैंने f1 दे रखी है, और दूसरे से जो निकल रहा है वो भी f1 ही है, 2 हो गई। और इसका तो अपन को निकालना ही था, कर्व्ड को C कर देता हूँ, तो हमारे पास 2φ1 Q/ε0 प्लस φc, तो इस तरह से हमारे पास φc की वैल्यू आ जाती Q/ε0 माइनस 2φ1, ये हमारे पास आंसर होता। ठीक बेटा, नोट करें, और यहीं पर ही अपन आज का एंड कर रहे हैं बेटा, है ना। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।